मुकम्मल नॉवल इश्क जुर्म नहीं। सिया की आज शादी थी और पार्लर से वो गायब हो गई। एक तूफान था जो उठकर खड़ा हुआ था। सारिम चौधरी को लगा उसकी सांसें रुक गई हों। सिया के गायब होने की खबर उसके ऊपर पहाड़ बनकर टूटी थी। वो अभी तक शादी हॉल नहीं पहुंची थी। पार्लर से वो कहाँ जा सकती थी। सारिम चौधरी का दिल किसी अनहोनी के एहसास से धड़क उठा। सबको एक नज़र देखते हुए उसने हिम्मत करके सिया के नंबर पर कॉल लगानी चाही कि उसी पल उसके नंबर से एक मैसेज देखकर वो चौंक गया। मैं जा रही हूँ सारिम चौधरी। मैं तुमसे नहीं बल्कि किसी और से प्यार करती हूँ और उसके बिना रह नहीं सकती। उम्मीद करती हूँ मेरी बात को तुम समझोगे और मुझे ढूंढने के बजाय उस लड़की से शादी करोगी जो सच में तुमसे प्यार करती है। बाय। उसका मैसेज पढ़ते ही सारिम चौधरी पर जैसे आसमान टूट पड़ा था। वो उसे छोड़कर चली गई थी जो उसकी थी, सिर्फ उसकी। सब उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगे। सारिम ने गहरा सांस भरते हुए सिया के नंबर पर कॉल लगाई, लेकिन नंबर बंद जा रहा था। वो वहीं ज़मीन पर घुटनों के बल गिर गया। क्या वाकई वो किसी और से प्यार करती थी? सारिम चौधरी का दिमाग पल भर में घूम गया था उस धोखे पर जो सिया ने उसे दिया था। तरह तरह की आवाज़ें सुनते हुए वो सिर नामे हिला गया। सिया, ये तुमने अच्छा नहीं किया। जान से मार डालूंगा तुम्हें। जिस दिन मेरे सामने आई तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो दिल ही दिल में उससे बोला। सारिम बेटा, सब ठीक है ना? ईशानी आंटी ने डरे हुए दिल से पूछा तो उसने अपनी गहरी काली आंखें उनकी तरफ उठाई जिनमें लालिमा घुली हुई थी। आपकी बेटी भाग गई है आंटी। सारिम चौधरी के शब्दों पर ईशानी जी की सांस अटक गई। ऐसा लगा जैसे उन्होंने कुछ गलत सुन लिया हो। ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बच्ची ऐसा नहीं कर सकती। जरूर जरूर कोई गलतफहमी नहीं हुई। वो चिल्लाया था। भाग गई है वो अपनी मर्जी से। पहले दिन से ही धोखा दे रही थी वो मुझे। किसी और से मोहब्बत करती थी और मुझे बेवकूफ़ बना रही थी। और आज जब उसके धोखे को पर्दाफाश होना था तो वो भाग निकली। सारिम चौधरी ने हर शब्द दबा दबा कर कहा। ईशानी जी सिया के बारे में इतनी गंभीर बातें सुनकर मुंह पर हाथ रखे पीछे हो गईं। पति की मौत के बाद वो अपने भाई के साथ उनके घर में ही रहती थीं, लेकिन भाभी अच्छी नहीं थी। जब उनकी भाभी ने उनके कैरेक्टर पर कीचड़ उछाला तो चुपचाप 5 साल की सिया को लेकर उस घर से चली गईं। सोचा था कहीं भी नौकरी करके अपना और अपनी बच्ची का पेट पाल लेंगी, लेकिन एक अकेली औरत को क्या क्या फेस करना पड़ता है ये उन्होंने उस वक्त जाना जब उनके साथ कोई खड़ा नहीं था। और फिर जैसे खुद भगवान ने आगे बढ़कर उनकी मदद की। जिस कंपनी में ईशानी जी काम करती थीं वहाँ एक भारी मशीन के नीचे आने से उनका एक हाथ बेकार हो गया और उस कंपनी के मालिक जितेंद्र जी ने ईशानी जी को अपनी बहन बनाते हुए उन्हें और उनकी बच्ची को अपने घर पर रख लिया। उनके सब घर वाले बहुत अच्छे थे। उनकी पत्नी, जिसे ईशानी जी भाभी कहकर बुलाने लगी थी, वो भी बहुत अच्छी थी। और उनका बेटा सारिम चौधरी, वो तो जैसे ईशानी जी पर जान छिड़कता था। और वजह यह थी कि उस वक्त जब ईशानी जी जितेंद्र जी के घर रहने गई थी तो सारिम सिर्फ 8 साल का था। बहुत जिद्दी, बहुत नटखट। शालिनी भाभी की अपनी अलग हॉबीज़ थी। वो सारिम पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती थी। ऐसे में ईशानी जी ने उसे अपनी ममता की आगोश में समेट लिया और इस तरह सारिम उन्हें अपनी सगी माँ की तरह चाहने लगा और उन पर अपनी जान छिड़कने लगा। सिर्फ ईशानी जी पर नहीं, ईशानी आंटी की बेटी पर भी। बच्चे एक साथ खेल कूद कर बड़े होते चले गए और दोनों के बीच मोहब्बत भी दिन ब दिन बढ़ती चली गई। और फिर आपसी सहमति से सिया और सारिम का रिश्ता तय हो गया। आज शादी थी और सिया गायब थी। कोई नहीं जानता था वो कहाँ है। शालिनी, सारिम के तो नसीब में सिया जैसी बेवफा नहीं, मेरी मानवी जैसी वफादार लड़की ही होनी चाहिए। फैसला कर लो। मैं अपनी मानवी आपके बेटे को देने के लिए तैयार हूँ। ये क्या कह रही हो किरण? अपनी दोस्त किरण की बात सुनकर शालिनी जी हक्का बक्का रह गईं। मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ शालिनी। बात को समझने की कोशिश करो, क्योंकि इतने सारे लोग इकट्ठा हुए हैं घर में, सबके सामने बेइज्जती हो तो बेहतर नहीं कि फैमिली की ही लड़की से सारिम का भी विवाह कर दें। हमारा परिवार तुम्हारे परिवार से अलग थोड़ी है। घर की बात घर में ही रह जाएगी। वैसे भी अभी सिया की वजह से रिश्ता टूट गया है। ये ना हो कि सारिम खुद को कुछ कर दे, तो संभालने के लिए मेरी बेटी मानवी है ना? सोचो ना, हाँ कर दो। किरण ने बहुत सोच समझकर चाल चली थी। इस मौके से वो फ़ायदा न उठाए, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं था। उनके बाद शालिनी जी के दिल को लगी और पलट कर सारिम को देखा, जो सच में उस समय बेहद तकलीफ से गुजर रहा था। मिस्टर चौधरी, शालिनी ने अपने पति को पुकारा, जो समझ शौक की हालत में सबकी ओर देख रहे थे। सवालिया नज़रों से पत्नी की ओर देखा।
सारिम और मानवी के विवाह की तैयारी करें। उनकी बात पर सारिम के साथ साथ ईशानी जी ने बेहरानी से उन्हें देखा। ये आप क्या कह रही हैं भाभी? मेरी सिया के साथ ये अन्याय न करें। ईशानी जी रो पड़ी। उसके साथ अन्याय हम नहीं, उसने खुद किया है, मिसेज शालिनी चौधरी ने सख्त लहजे में कहा। तो ईशानी जी ने उम्मीद भरी नज़रों से जितेंद्र चौधरी की ओर देखा। भाई जी आप तो भाभी को समझाने की कोशिश करें। मेरी बच्ची ऐसी नहीं है, वो वापस आ जाएगी। प्लीज़ भगवान के लिए मेरी बात सुने। वो एकदम से रो दी। लेकिन जितेंद्र जी भी सोच में पड़ गए, जबकि शालिनी जी ने सारिम चौधरी का चेहरा देखते हुए उसे एक तरफ कोने में ले गई। जितेंद्र ईशानी जी को देखकर अफसोस करने लगे, जिन्होंने ईशानी जी को कभी गैर नहीं समझा था और अब तो उनके साथ रिश्ता जोड़कर अपने बेनाम के रिश्ते को एक नाम भी दे रहे थे। लेकिन क्या करते, सिया ने ठीक शादी वाले दिन घर से भागकर सब कुछ ख़त्म कर दिया था। उन्हें अपनी पत्नी की बात 100% सही लगी। यकीनन उस समय अपनी इज्जत को कुछ हद तक बचाने में वे उसी तरह सफल हो सकते थे। सारिम, तुम्हारी क्या इच्छा है? उन्होंने सारिम को अपने पास आते देख सीधे उससे पूछा। मैं किसी और से प्यार करती हूँ और उसके बिना नहीं रह सकती। सारिम के कानों में ये शब्द गूंजने लगे जो सिया ने मैसेज करके लिखे थे। सारिम ने अपने बाप की ओर भारी कदम उठाए। उम्मीद करती हूँ तो मेरी बात समझोगे। एक नज़र अपने सामने खड़ी मानवी को देखा, जिसकी आंखों में ढेरों दीप जल रहे थे। और मुझे ढूंढने की बजाय उस लड़की से शादी करो जो वास्तव में तुमसे प्यार करती है। मैं मानवी से शादी के लिए तैयार हूँ। सारिम की बात पर ईशानी जी पूरे शरीर से कांप उठी। अब कहने या सुनने को कुछ भी नहीं बचा था। सारिम अपना फैसला सुना चुका था। वो चुपचाप पीछे हट गई। उनकी बेटी गायब हुई थी। किसी ने भी उसे ढूंढने की बजाय उस पर अपना अंतिम फैसला सुना दिया था। कुछ ही देर में सजे सजाए मंडप में बैठकर पंडित जी के सामने वो मानवी को अपनी जीवन साथी के रूप में स्वीकार कर चुका था। सबने जहां आशीर्वाद के लिए हाथ उठाए, वहीं ईशानी जी जमीन पर घुटनों के बल बैठकर सिसक कर रोने लगी। सब कुछ उनके हाथ से निकल चुका था। अब भी कुछ भी नहीं कर सकी। सच कहते हैं, खून के रिश्ते ही सगे रिश्ते होते हैं, बाकी मुंह बोले रिश्ते सिर्फ दिखावा होते हैं। किसी ने भी उनकी बेटी का ख्याल नहीं किया। वो कहाँ है, किस हाल में है, कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया। किसी ने भी एक बार भी ये नहीं सोचा। शायद आज उसके पापा जिंदा होते तो जरूर अपनी बेटी को ढूंढते। विवाह की शुभकामनाएं। विवाह संपन्न हुआ। पंडित जी के कहने पर सबने एक दूसरे को बधाई दी, जबकि सारिम सिर झुकाए आंखें बंद किए खड़ा था। वो अंदर से बहुत बुरी तरह टूट चुका था। वहीं शादी में आए लोग अलग ही शोर मचा रहे थे। जितने लोग उतनी बातें, और ज़्यादातर लोग सिया को ही गलत कह रहे थे, जो सारिम जैसे प्यार करने वाले इंसान को धोखा देकर चली गई थी। अभी शादी हुए कुछ ही पल बीते थे कि तभी सिया शादी के हॉल में दाखिल हुई। वो दुल्हन के कपड़ों में थी, लेकिन उसके माथे पर चोट का निशान था और उसका हाल बुरी तरह बिखरा हुआ था। उसने अपनी माँ की ओर देखा। माँ को देखते ही वो दर्द से अंदर तक टूट गई। लो जी, आ गई इज्जत मिट्टी में मिलाकर, मानवी की माँ ने नफरत और तिरस्कार भरी आवाज में कहा। सिया ने हैरानी से अपनी माँ को देखा, जो बुरी तरह रो रही थी। मम्मा, वो उनकी तरफ बढ़ी कि एक जोरदार थप्पड़ सिया के गाल पर पड़ा और वो वहीं लड़खड़ाकर पीछे गिर गई। मम्मा, अब की बार अपने होठों से बहते खून की लाल बूंद को देखती वो अपनी माँ की ओर बड़ी हैरत भरी नज़रों से देखने लगी। वो और भी जोर से रोने लगी थी। क्यों आई हो वापस? चली गई थी ना, तो बस चली जाती, वापस क्यों आई? वो चिल्लाते हुए उसे धक्का दे गई। मम्मा, मम्मा मेरी बात सुने। वो सफाई देने लगी, लेकिन वहाँ कोई भी उसकी सुनने को तैयार ही कब था। चुप, एकदम चुप। आज मार दिया तुमने अपनी माँ को। मर गई तुम्हारी माँ। दफ़ा हो जाओ तुम भी यहाँ से और कहीं जाकर मर जाओ। वो उसे फिर से गुस्से में धक्का दे गई। वो सीधे सारिम चौधरी के कदमों में जाकर गिरी। सारिम के जूतों से नज़र उठती हुई उसके चेहरे पर जा टिकी, जो बेहद गंभीर था। सारिम, वो मुश्किल से ज़मीन से उठी। सारिम, माँ को समझाओ ना। मैं तो यहीं थी, कहीं नहीं गई थी। मुझे उसकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि उससे पहले ही सारिम का हाथ उठ गया। सिया ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन सारिम का हाथ हवा में ही ठहर गया। वो उस पर हाथ तो उठा गया, लेकिन उससे मार न सका। अपने हाथ की मुट्ठी कसते हुए वो अपना हाथ नीचे कर लेता है। तुम इस काबिल भी नहीं हो सिया कि मैं तुम पर हाथ उठाते हुए तुम्हें छू भी सकूं। दूर हो जाओ मेरी नज़रों से। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। सारिम ने एक एक शब्द में सिया को नफरत और तिरस्कार महसूस कराया था। सारिम, वो हैरानी से उसे देखने लगी। पापा,
विदाई की तैयारी करें। वो सिया को सख्त नज़रों से देखते हुए अपने पापा की ओर मुड़कर बोला था। विदाई? सिया का दिल तो ये शब्द सुनते ही बैठ गया था। अभी अभी शादी नहीं हुई हमारी, तो फिर विदाई? वो कभी सारिम को कभी अपनी माँ को देख रही थी। विवाह हो चुका है, सारिम ने होठ भींचते हुए कहा। सारिम के शब्दों पर सिया के दिल की धड़कन थम सी गई। मेरा और मानवी का विवाह। सारिम के शब्दों पर सिया का पूरा वजूद जैसे हिल गया था। उसे अपनी सुनने की शक्ति पर विश्वास नहीं हुआ। सारिम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता था। उसने एक नज़र मानवी की ओर देखा, जिसके चेहरे पर एक दिलकश मुस्कान थी, मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहने, जैसे उसने पूरी दुनिया को ही जीत लिया था। सिया को अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई। जब जब सारिम चौधरी ने पलटकर मानवी का हाथ थामा। सबके आशीर्वाद के बीच मानवी सारिम के साथ विदा हो रही थी, जबकि सिया एक तरफ खड़ी चुपचाप ये सब देख रही थी। वे दोनों उसके पास से गुजरने लगे कि सिया ने सारिम की कलाई थाम ली। मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो सारिम? तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। तुम तो मुझसे प्यार करते थे, मोहब्बत के दावे करते थे, तो फिर मेरे अलावा किसी और से शादी कैसे कर ली तुमने? उसकी बातों पर सारिम का दिमाग झटके से अपनी जगह से पलट गया। गुस्से में उसने अपनी कलाई छुड़ाई और मोबाइल उसके सामने किया। इन शब्दों ने मुझे मजबूर किया कि मैं किसी और से शादी कर लूं। देखो, तुम्हारे ही नंबर से मैसेज आया है ना। तुमने ही कहा था कि तुम किसी और से प्यार करती हो और मैं उस लड़की से शादी करूं जो मुझसे प्यार करती है। तो ठीक है, कर ली मैंने जानवी से शादी। वो सच्चे दिल से मुझसे मोहब्बत करती है और मेरी वफादार रहेगी। मैंने ये मैसेज नहीं किया तुम्हें? वह हैरानी से पूछ रही थी। ओह, बस करो ये ड्रामा। तुम्हारे नंबर से मैसेज आया है, तुम मुकर नहीं सकती, समझी? सारिम गुस्से में कहता हुआ आगे बढ़ गया और बाकी लोग भी उसके साथ बाहर निकल गए। सिया खाली हाथ वहीं खड़ी रह गई। मेरा मोबाइल, वो बुदबुदाई। अरे सिया, तुम तैयार हो जाओ, जल्दी करो, मोबाइल तुम्हारा मेरे ही पास है। मानवी ने पार्लर में ही उसके पास खड़े होकर कहा, और सारा समय मोबाइल तो उसी के पास था। फिर वो कब वहाँ से शादी हॉल के लिए निकल गई बिना सिया को बताए? सिया को इस बात का पता भी नहीं चला। मैम, आपको लेने आए हैं। काफ़ी लंबे इंतजार करने के बाद पार्लर वाली ने सिया से आकर कहा था। पार्लर वाली की सुनकर जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, किसी ने उसका चेहरा ढकते हुए उसे बेहोश कर दिया। वो कितनी ही देर तक बेहोश रही वो नहीं जानती थी, लेकिन फिर जैसे उसे होश आया, उसने खुद को एक खंडर जैसे वीरान इलाके में पाया। वो बड़ी मुश्किल से वहाँ से बाहर निकली। रास्ते में उसके पैर अटकने से वो गिर भी गई थी। उसके माथे पर गहरी चोट भी आ गई थी। उसे प्यास भी लगी थी और उसकी हालत भी बहुत ख़राब थी। फिर भी वो गिरते पड़ते किसी तरह एक रिक्शे वाले को अपनी एक सोने की अंगूठी देकर शादी हॉल तक पहुंची, इस उम्मीद के साथ कि सब उसका इंतजार कर रहे होंगे या उसे ढूंढ रहे होंगे। लेकिन उसकी सारी उम्मीदें उस पल में टूट गईं जब सारिम मानवी को विदा करवा कर वहाँ से चला गया। जीते जी मरना क्या होता है, ये कोई सिया से पूछता। वो तो सारिम से सच्चा प्यार करती थी, तो फिर उसका प्यार जुर्म क्यों ठहराया गया? वो सिसक उठी और पलटकर अपनी माँ के पास आई, जो अब बिल्कुल खामोश होकर ज़मीन पर बैठी थीं। सभी मेहमान जा चुके थे। अब वे दोनों माँ बेटी वहाँ अकेली रह गई थीं। वो अपनी माँ के पास वहीं ज़मीन पर बैठ गई। मामा, मैं किडनैप हो गई थी। सिया की बात पर ईशानी जी ने धीरे से अपना सिर उठाया। सिया ने गहरी सिसकी ली और सारी बात उन्हें बता दी। उन्होंने आगे बढ़कर उसके माथे पर लगी चोट देखी और उसे अपने गले से लगा लिया। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? चलो घर चलते हैं, तुम्हारे जितेंद्र अंकल को सब बताएंगे और देखना वो सब ठीक कर देंगे। ईशानी जी ने उठते हुए कहा। नहीं मामा, अब कुछ भी ठीक नहीं होगा। सारिम मानवी से शादी कर चुका है, अब वो किसी और का हो गया है। हमारे बीच अब कुछ नहीं बचा। कहते कहते वो बुरी तरह से सिसककर रो पड़ी थी। ऐसा मत बोलो, सब ठीक हो जाएगा सिया। सारिम को गलतफहमी हुई है। जब उसे सच्चाई का पता चलेगा तो वो खुद। नहीं मम्मा, आप किसी से कुछ नहीं कहेंगी, आपको मेरी कसम। सिया ने माँ का हाथ अपने सिर पर रख दिया। वो हैरानी से उसे देखने लगी। मुझे सारिम नहीं चाहिए मम्मा। वो दर्द से रोई। वो बेवफा निकला। उसने मुझ पर भरोसा नहीं किया। सुनी सुनाई बातों पर उसने यकीन कर लिया और एक पल में ही मेरा इंतजार किए बिना मेरी जगह किसी और को दे दी, इतनी आसानी से। वो गहरे दर्द में डूबी हुई थी। आंसू थे कि तेजी से उसके गालों पर बह रहे थे। वो इंसान मेरी सिया मेहरा की मोहब्बत के काबिल ही नहीं। सिया ने गहरा सांस छोड़ते हुए कहा।
उसकी बात पर ईशानी जी ने उसे भींचकर अपने सीने से लगा लिया। मेरी बच्ची, तुम सारिम के बिना कैसे रहोगी? उसकी माँ ने उसे संभाला। माँ ही तो थी जो उसे समेट सकती थी और उन्हें समेटना था हर हाल में। चौधरी हाउस में मानवी का स्वागत बहुत भव्य तरीके से तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी शालिनी जी ने हर संभव तरीके से मानवी को एक बहू के तौर पर सम्मान दिया। घर के अंदर प्रवेश करते ही सारिम वहां से सीधे अपने जिम रूम में चला गया, जो घर के बाहरी हिस्से में था। अपने पंचिंग बैग पर लगातार मुक्के बरसाते हुए उसके दिमाग में उथल पुथल चल रही थी। सिया, तुमने मुझे धोखा दिया, मेरी मोहब्बत के साथ खेल किया। उस समय उसका दिमाग बिल्कुल उसके काबू में नहीं था। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा सिया, तुम्हें वहाँ मार दूंगा जहाँ तुम्हें सबसे ज़्यादा दर्द होगा। नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। अपने हाथों के दर्द को नज़रअंदाज करते हुए वो लगातार पंचिंग बैग पर मुक्के बरसाता रहा। वो वहाँ कितनी देर से था उसे खुद भी पता नहीं था, लेकिन वहाँ से निकलने का उसका कोई इरादा भी नहीं था। अचानक जिम का दरवाज़ा खुला और उसके पिता जितेंद्र जी अंदर आए। अपने बेटे को इस हालत में देखकर वो अंदर तक टूट गए। आगे बढ़कर उन्होंने उसके हाथ अपनी पकड़ में ले लिए। बस करो सारिम, और कितना गुस्सा निकालोगे उस पर? उन्होंने उसे गुस्से में डांटा। प्लीज़ पापा, आप यहाँ से चले जाइए, इस वक्त मुझे अकेला छोड़ दीजिए। सारिम ने अपने हाथ छुड़ाते हुए फिर से पंचिंग बैग पर मुक्के बरसाने शुरू कर दिए। नहीं सारिम, नहीं छोड़ सकता तुम्हें। तुम मेरी इकलौती औलाद हो। तुम्हारे दर्द से ज़्यादा मुझे दर्द हो रहा है। मत करो मेरे बच्चे, ऐसा मत करो। वो बेबसी से बोले। आंखों में उनके आंसू आ गए थे। उन्हें इस तरह टूटता देखकर सारिम ने झटके से उनकी ओर देखा और उनके पास जाकर उनसे लिपट गया। पापा, आपका सारिम बहुत तकलीफ में है। उसके लिए भगवान से प्रार्थना करें कि उसके मन को सुकून मिले। वो अपने अंदर के दर्द को अपने पापा के सामने बयां करते हुए बिलख पड़ा। जानता हूँ बेटा, इस दर्द की कोई दवा नहीं, इस मोहब्बत की कोई दुआ नहीं, लेकिन फिर भी भगवान से दुआ है कि तुम्हें सब्र आ जाए। उन्होंने बड़े ही प्यार से कहा। फिर धीरे से बोले, और तुम अपनी ज़िंदगी मानवी के साथ? नहीं पापा, प्लीज़ मानवी का नाम मेरे नाम के साथ मत जोड़िए। वहाँ पर मैंने ये शादी सिर्फ माँ की खातिर की है, वरना मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि मेरे दिल और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ सिया बसती है। उसके अलावा मैं ये जगह किसी को नहीं दे सकता। वो भले बेवफा निकली हो, लेकिन मेरी मोहब्बत मुझे ये इजाज़त नहीं देती कि मैं उसका मुकाम किसी और को दे दूँ। सारिम की बातें सुनते हुए जितेंद्र चौधरी बेहद परेशान हो गए। बेटा, अगर तुमने मानवी को उसका हक नहीं देना था, अपनी पत्नी के रूप में उसे स्वीकार नहीं करना था, तो तुमने ये शादी करने की क्या ज़रूरत थी? इस बार उन्होंने थोड़े तेज लहजे में कहा था। जानता हूँ, गुस्से में मैंने वो कदम उठा लिया जो मुझे बिल्कुल भी नहीं उठाना चाहिए था। अगर मुझे माँ ने अपनी कसम ना दी होती तो शायद मैं कभी ये सोचता भी नहीं। सारिम शालिनी देवी की कसम के बारे में बता रहा था जब वो उसे वहाँ से एक तरफ कोने में लेकर गई थी। उन्होंने उसे अपनी कसम दी थी। जितेंद्र जी ने अपने होठ भींच लिए। लेकिन प्लीज़ पापा, मुझे अब किसी चीज़ के लिए मजबूर मत कीजिए, वरना मैं क्या कर बैठूं मैं खुद नहीं जानता। मैं नहीं चाहता कि मानवी के साथ या अपने साथ कुछ ऐसा करूं कि बाद में मुझे पछताना पड़े। प्लीज़ पापा, मेरी बात समझने की कोशिश करें और मुझे अकेला छोड़ दें। सारिम की बातें सुनकर जितेंद्र जी गहरी सोच में डूब गए थे। ठीक है सारिम, तुम अपना ख्याल रखो। अपने और मानवी के रिश्ते को थोड़ा सा समय दो इसे संभलने के लिए। ये कोई अस्थायी रिश्ता तो है नहीं कि जब चाहा जोड़ लिया और जब चाहा तोड़ दिया। अपने दिल में थोड़ा सा लचीलापन लाओ सारिम। अब मानवी ही तुम्हारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारी पत्नी है और उसका तुम पर हक है। अभी नहीं तो जल्द से जल्द तुम्हें इस बारे में कोई ना कोई फैसला लेना ही होगा। उन्होंने उसके कंधे पर थपकी दी और वहाँ से बाहर निकल गए, जबकि सारिम के अंदर दर्द का एहसास और भी तेजी से बढ़ता जा रहा था। भारी दिल के साथ वो एक तरफ बैठ गया और अपने हाथों के जख्मों को देखने लगा। लेकिन ये जख्म तो कुछ भी नहीं थे, जो जख्म उसकी रूह पर लगे थे, जो जख्म उसके प्यार ने उसे दिए थे। उनका कोई भी इलाज नहीं था। वो दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गया। सिया को सोचते सोचते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। रात का न जाने कौन सा पहर था कि अचानक खड़बड़ाकर वो उठ बैठा। वो वहीं जिम में ज़मीन पर बैठा बैठा सो गया था। अपना सिर पीछे की तरफ गिराते हुए उसने आंखें बंद कर लीं।
मैं तुमसे नफरत करूं या तुमसे प्यार करूं, जो करूंगा सिर्फ तुमसे करूंगा सिया, अपनी आखिरी सांस तक सिर्फ तुमसे। तुम भले किसी और को, किसी और नहीं, ऐसा ऐसा नहीं हो सकता। एकदम आंखें खोलते हुए वो सीधे बैठ गया। मेरे अलावा तुम किसी की नहीं हो सकती। वो एकदम से घबराकर उठ बैठा था। दिल में बेचैनी थी कि तेजी से बढ़ी थी। तुम कैसे किसी और की हो सकती हो सिया? तुम ऐसा सोचोगी भी तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। वो आक्रामक अंदाज में अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। अब उसका रुख जिम से बाहर सिया के कमरे की ओर था। सिया बाथरूम से फ्रेश होकर बाहर निकली। आंखों की पलकें रो रो कर बुरी तरह सूज चुकी थीं। अब तो आंसू भी थे कि ख़त्म हो चुके थे। जब वो ईशानी जी के साथ घर में दाखिल हुई थी तब कोई भी आंगन में मौजूद नहीं था। वो चुपचाप अपने कमरे की तरफ चली गई थी। ईशानी जी काफ़ी देर तक उसके पास बैठी रही थीं। फिर खुद ही सिया ने उन्हें उनके कमरे में भेज दिया था। वो बहुत थकी हुई महसूस कर रही थी। अब न जाने सुबह तक क्या क्या उसे सुनने को मिलता। क्या पता उसे घर से ही निकाल दिया जाता। वो दुल्हन का ड्रेस हाथ में लिए बाथरूम से बाहर निकल कर आई थी। उसे तह करके उसने एक तरफ रख दिया और फिर सारी ज्वेलरी भी उसने बॉक्स में वापस रख दी। ये सब सारिम की तरफ से दिया गया था। अब जब कोई रिश्ता ही नहीं बचा था तो फिर इन चीज़ों को रखने का कोई मतलब भी नहीं बनता था। सिर्फ यही नहीं, वो अब एक बैग में अपने सारे कपड़े भी रख रही थी। दिल में ढेर सारी तकलीफ उठ रही थी, लेकिन आंखें सूख गई थीं। आंसू अब बहना ही नहीं चाहते थे। आंखों का भारीपन और सूजन उसे बुरी तरह तकलीफ दे रहे थे। गहरी लाल आंखों से वो मुश्किल से देख पा रही थी। सिर थामे वहीं बैठ गई। उसका सिर तेज दर्द से फटने जैसा हो रहा था और फिर कुछ ही पलों में उसे पूरा कमरा गोल गोल घूमता हुआ महसूस हुआ। सिर झटककर उसने बार बार आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन दिमाग के साथ साथ उसकी आंखें भी जबरदस्ती बंद होने लगीं। तो वो भी हिम्मत हार कर आंखें बंद करके बैठी और बेड के किनारे से टेक लगा ली। दरवाज़ा खुला था। किसी की कदमों की आहट सुनाई दी। उन कदमों की आहट को वो अपने दिल पर महसूस कर सकती थी, लेकिन आंखों ने इतनी इजाज़त नहीं दी कि खोलकर एक नज़र उस बेदिल बेरहम इंसान को देख ले जिसने आज उसकी रूह को जख्मी कर दिया था। हमने चाहा था जिसे दिल से, वही बेखबर निकल गया। जिसे अपना समझ बैठे थे वही हमसे अजनबी निकल गया। दिल के जख्मों का कोई इलाज नहीं होता, जो एक बार लग जाए तो फिर ये आवाज़ नहीं देते। सारे मंदिर आया और झटके से उसे वहाँ से पकड़कर अपनी ओर घुमा लिया। फिर उसे अपनी जगह से खड़ा, वो लड़खड़ाकर उसके सीने से जा लगी। मुश्किल से अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नाकाम हो रही थी। सारिम ने उसका सिर अपने सीने से पीछे की ओर धकेलते हुए उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ा। वो बेहद गुस्से में था। किससे करती हो मोहब्बत तुम? हाँ, किससे शादी करना चाहती थी तुम? बोलो, जवाब दो। कौन था वो जिसके लिए मेरी मोहब्बत को रौंद कर चली गई थी तुम? एक पल के लिए भी तुम्हें हमारी मोहब्बत का ख्याल नहीं आया? वो दबे दबे अंदाज में चिल्ला रहा था, जबकि वो दीवानों की तरह उसे देखते हुए उसकी बातें सुनकर एक फीकी सी मुस्कान दे गई। सारिम चौधरी, तुम बेवफा निकले सारिम चौधरी। वो सख्त शब्द धीमे लहजे में कहकर उसे और भड़का गई। बेवफा मैं हूँ या तुम? शादी से तुम भागी थी या मैं? मैसेज तुमने किया था या मैंने? उसकी बात पर वो बुरी तरह भड़क उठा। सब कुछ मैंने किया। वो गहरी सांस लेते हुए बोली। सब बातों की कसूरवार मैं हूँ। इश्क भी मैंने किया, बेवफाई भी मैंने, लेकिन शादी तुमने की, बेएतमादी तुमने की, और अब नफरत मैं करूँगी तुमसे। सख्त नफरत करूँगी सारिम, तुमसे नफरत करूँगी मैं। वो बुरी तरह चिल्ला रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ सूखे गले की वजह से बैठ रही थी। वो चाह कर भी खुद पर काबू नहीं कर पा रही थी। फिर एक झटके से अपनी कलाई छुड़ाकर पीछे होने लगी कि सारिम ने और जोर से उसकी कलाई पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। वो लड़खड़ाकर उसके कंधे से टकरा गई। सारिम उसकी हालत देखते हुए थोड़ी घबराहट में आ गया। उसकी कलाई जो काफ़ी देर से उसके हाथ में थी, लेकिन अपने गुस्से की वजह से उसके शरीर की गर्माहट उसे महसूस ही नहीं हुई थी, लेकिन अब उसका बार बार लड़खड़ाना सारिम चौधरी ने दिल से महसूस किया था। उसके माथे को छूते हुए वो सख्त फिक्रमंद हो गया। वो तेज बुखार की भट्टी में बुरी तरह जल रही थी। सिया, उसकी आवाज़ में एक तड़प थी, बेचैनी थी। वो अभी भी गहरे सांस भर रही थी। छोड़ो मुझे, जाओ यहाँ से। वो अपनी बाहें छुड़ाते हुए बिस्तर पर ढह गई। ईशानी आंटी, आंटी को बुलाता हूँ। वो उसे इस हालत में अकेला कैसे छोड़ सकती थीं? वो जल्दी से बाहर निकला और
ईशानी जी के कमरे की ओर भागा। दरवाजा नॉक करके वो उन्हें आवाज़ देता हुआ अंदर आया, लेकिन वो खुद भी दवा लेकर सोई हुई थी। उन्हें भी बुखार था, लेकिन उनकी तबीयत सिया से बेहतर लग रही थी। पर वो सारिम की आवाज़ पर कोई जवाब नहीं दे रही थी। वो कुछ सोचते हुए किचन की तरफ बढ़ा। उस समय सब सो रहे थे। उसका रुख अपने कमरे की तरफ भी नहीं हो रहा था, जहाँ मानवी उसकी सेज पर बैठी उसका इंतजार करते करते सो गई थी। आज उसके दिल और दिमाग में एक सुकून था कि अब सारिम सिर्फ उसका है। देर से ही सही, एक न एक दिन वो उसे अपना बना ही लेगी। वो पूरी तरह संतुष्ट थी, सुकून से थी। इसलिए सारिम के कमरे में आने या ना आने का उसने बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया था। सारिम ने किचन में जाकर ठंडे पानी का बाउल लिया और वापस सिया के कमरे की तरफ आते हुए दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। उसके पास बैठकर उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां करने लगा। वो अर्ध बेहोश बेबस लड़की चाहकर भी उसे रोक नहीं पा रही थी। बेदम पड़ी वो उस समय सारिम के रहमो करम पर थी। सारिम उसे लगातार ठंडे पानी की पट्टियां करता रहा। एक पल को वो खुद पर हंसा। इतिहास शायद लिखेगा कि वो लड़की जिसने उसे धोखा दिया था, उसके लिए आज भी इतनी अहम है कि वो अपनी नई नवेली दुल्हन को सेज पर छोड़कर अपनी भागी हुई महबूबा की देखभाल कर रहा है। एक गहरी सांस लेते हुए वो अब उसका बुखार चेक करने लगा, जो काफ़ी हद तक कम हो गया था। बेड क्राउन के साथ टेक लगाकर वो उसे गहरी नज़रों से देखने लगा, जो उस समय होश में नहीं थी। आज वो उसके जायज रिश्ते में होती, उसकी पत्नी होती। अगर वो भाग कर न जाती तो। सारिम चौधरी ने सख्ती से अपने होंठ भींच लिए, चीज़ें उठाकर एक तरफ रखते हुए उस पर कंबल डाल दिया और बाहर निकल आया। अपने कमरे में जाने का उसका बिल्कुल इरादा नहीं था, इसीलिए वो वापस जिम की तरफ चला गया। अब उसे पूरी रात वहीं पर बितानी थी। सुबह सिया की आँख खुली तो उसे अपना सिर भारी भारी सा महसूस हुआ, लेकिन अब उसे अपने अंदर बुखार की गर्मी में कमी भी महसूस हो रही थी। धीरे धीरे उसके होश लौटे तो पास रखा पानी का बाउल देखकर वो गहरी सोच में डूब गई। रात को कौन आया था, उसे याद नहीं आया। वो सोच में पड़ गई। क्या रात को उसकी मम्मी आई थी? उसने अपने दिमाग पर जोर डालकर सोचने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। कहीं सारिम? सारिम नहीं, वो नहीं आ सकता। वो यहाँ क्यों आने लगा? अपनी नई नवेली दुल्हन को अपनी सेज पर अकेला छोड़कर यहाँ मेरे पास क्या लेने आएगा? कड़वाहट से सोचते हुए वो गहरी सांस छोड़कर बाथरूम की तरफ चली गई। थोड़ी देर के बाद जब वो बेड क्राउन के साथ टेक लगाकर बैठी थी तो ईशानी जी उसके लिए नाश्ते की ट्रे लेकर अंदर आई। उनके चेहरे पर उलझन साफ थी, लेकिन उन्होंने सिया के सामने किसी भी तरह का भाव प्रकट नहीं किया। सिया, ये नाश्ता कर लो और फिर टैबलेट भी ले लेना। और हाँ बेटा, फिलहाल तुम बाहर मत जाना, कमरे में ही रहो। ईशानी जी उसे अपने हाथों से नाश्ता कराते हुए साथ में समझा भी रही थी। सिया ने एक नज़र उनकी ओर देखा, लेकिन बहस करना मुनासिब नहीं समझा और चुपचाप उनके हाथ से नाश्ता करने लगी। मैंने अपनी एक दोस्त से बात की है कि वो हमें कोई अच्छा सा छोटा सा घर दिखा दे। जैसे ही हमारे घर का इंतजाम होगा हम यहाँ से चले जाएंगे। अचानक कुछ सोचते हुए वो अपने दिल की बात सिया से कहती चली गई। मम्मा, फिक्र न करें, हम बहुत जल्दी यहाँ से चले जाएंगे। और हाँ, ये दुल्हन का जोड़ा और कुछ ये सामान है, ये भी उन लोगों को वापस कर दें। सिया अपना दिल मजबूत करते हुए अपनी माँ से ये सारी बातें कह रही थी। वो इतना हौसला कहाँ से लाई थी ये वो खुद भी नहीं जानती थी, लेकिन अब उसे हौसला करके ही जीना था। ईशानी जी की आंखों में आंसू भर आए। वो अपनी बेटी का दर्द समझ सकती थी, लेकिन इस दर्द का कोई मुआवजा नहीं था, सिवाय इसके कि वो उसे यहाँ से ले जाती। कहाँ जा रही हो? अचानक सिया को अपनी जगह से उठते देखकर ईशानी जी घबराकर पूछने लगीं। अपना मोबाइल लेने पलटकर अपनी माँ को जवाब देते हुए वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। सामने ही उसकी नज़र शालिनी जी और मानवी पर पड़ी, जो डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रही थी। मानवी के साथ उसकी माँ भी वहाँ मौजूद थी और उनके चेहरे पर बेहद खुशी झलक रही थी। सिया को वहाँ आते देख वो तीनों ही चुप हो गईं। वहीं सीढ़ियाँ उतरते हुए सारिम भी अपनी जगह पर ठिठक कर रुक गया। तुम? सिया ने मानवी की तरफ उंगली उठाते हुए इशारा किया। मेरा मोबाइल अब वापस कर दो। उसकी बात पर मानवी के माथे पर बल पड़ गए। कौन सा मोबाइल? इतना नाटक करने की ज़रूरत नहीं। जिस मकसद के लिए तुमने मोबाइल लिया था वो पूरा हो गया है। अब बेहतर होगा कि तुम मेरा मोबाइल मुझे वापस कर दो। क्या अजीब बकवास कर रही हो? मैं क्यों तुम्हारा मोबाइल लेने लगी? मानवी एकदम से भड़क उठी थी। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि सिया यूं आकर सबके सामने उससे अपने मोबाइल की मांग करेगी। अगर तुम भूल रही हो तो याद दिला दूं, कल पार्लर में तुमने मुझसे मेरा मोबाइल लिया था और मोबाइल लेने के बाद तुम वहाँ से अचानक कहाँ गायब हुई मुझे नहीं पता, पर जिस वजह से तुमने ये चाल चली वो कामयाब हो गई है। अब वापस कर दो मेरा मोबाइल।
सिया की बात पर जहाँ शालिनी जी हैरान हुई, वहीं सीढ़ियों पर खड़े सारिम के माथे पर भी कई बल पड़े। मम्मी जी, ये झूठ बोल रही है, मैंने इसका कोई मोबाइल नहीं लिया। न जाने क्यों ये मुझ पर इस तरह का इल्ज़ाम लगा रही है। एक तो पहले ही घर से भाग गई और फिर वापस आकर अब जब इसे ये पता चला कि सारिम की शादी मुझसे हो गई है तो अब इसे तकलीफ हो रही है। जिसके लिए भाग कर गई थी उसने इसे छोड़ दिया होगा, है ना, इसीलिए वापस आ गई है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि ये वापस आकर सारिम को मुझसे छीन लेगी। सारिम मेरा है, मेरा पति है, उसका नाम मेरे नाम के साथ जुड़ चुका है। अब वो सिर्फ मेरा है, समझी तुम? और तुम्हारे दिमाग में जो भी चल रहा है ना, उससे तुम बाज आ जाओ, क्योंकि अब तुम चाहकर भी सारिम को मुझसे नहीं छीन सकोगी। मानवी ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा। मुझे कोई शौक भी नहीं है, और वैसे भी तुम्हें शौक है उतरन पहनने का तो शौक से पहनो। सिया उतरन नहीं पहनती। सिया के सख्त शब्दों पर सारिम के हाथों की पकड़ गिरिल पर और कस गई। मैं एक बार जो छोड़ देती हूँ वो बस छोड़ देती हूँ। तुम्हारा पति तुम्हें ही मुबारक हो। मुझे सिर्फ मेरा मोबाइल चाहिए। अपने मोबाइल से मतलब है मुझे। मेरा मोबाइल मेरे लिए ज़्यादा अहम है। सिया की सपाट अंदाज में कही बात सुनकर शालिनी जी के साथ साथ सब लोग शौक में थे। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। वो जो जाने के लिए मुड़ी थी कि मानवी की माँ किरण आंटी के शब्द सुनते ही फिर से अपनी जगह पर ठहर गई। किरण आंटी, जो साजिश आपकी बेटी ने खेली है ना, दुआ करें भगवान उसकी रस्सी न खींच ले, क्योंकि जिस दिन भगवान ने उसकी रस्सी खींच ली ना, तो न वो जलेगी और न उस पर कोई बल पड़ेगा। सिया का लहजा बेहद सख्त था, लेकिन वो बिना पलकें झपकाए बोल रही थी। अरे सारिम, आओ ना, वहाँ क्यों खड़े हो? आओ बेटा, नाश्ता करो। शालिनी जी ने सारिम को सीढ़ियों पर खड़ा देखा तो पुकारा। तभी सबकी नज़रें उस पर उठ गई थीं। वो अपनी गहरी नज़रें सिया पर टिकाए नीचे डाइनिंग टेबल तक आया। चेयर खींचकर बैठते ही उसने सिया को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया। बेटा, रात को कहाँ थे? बेचारी मानवी तुम्हारा इंतजार करती रह गई। सिया जो मुड़ रही थी, इस बात पर रुककर उसने पलटकर सारिम को देखा। उसकी नज़र भी सिया पर उठी। जिम में था। वो अपने सामने प्लेट रखते हुए सपाट अंदाज में बोला, मानवी बेटा, सारिम को नाश्ता सर्व करो। शालिनी मामी के लहजे में मिठास ही मिठास थी, और मानवी की तो खुशी का ठिकाना ही ना रहा। सिया अपने दिल को संभालती हुई तेजी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। ईशानी जी उसके पीछे ही बाहर आई थी। सब बातें सुनकर एक शिकायती नज़र अपनी भाभी पर डाली और सिया के पीछे पीछे उसके कमरे की ओर बढ़ गई। वो कमरे में आकर फूट फूट कर रो पड़ी। सिया मेरी बच्ची, मत रो। भगवान है ना, जो ज्यादती कर रहे हैं मेरी बच्ची के साथ, सब भगवान देख रहा है। उस पर छोड़ दे, देखना कैसे वो इन सब का पर्दाफाश करता है। उसे अपने सीने से लगाते हुए वो खुद भी रो दी। मम्मा, वो मेरी जगह थी। मैं वहाँ, वो मेरी जगह ले गई। हिचकियों से रोते हुए वो बोलती जा रही थी। वहाँ तो मुझे होना चाहिए था ना, सारिम तो मेरा था ना, फिर मुझसे क्यों छिन गया वो? उसका दर्द अब शब्दों से बाहर निकल कर उसकी रूह को अंदर से झकझोर रहा था। उसने रोते रोते जैसे अपने अंदर का सारा दर्द उगल दिया। मम्मा, ये दुनिया कितनी बेरहम है। जिस चीज़ को दिल से चाहो वही सबसे पहले छिन जाती है। मैंने उसे अपना सब कुछ समझा था और आज वही किसी और का हो गया। क्यों मम्मा, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ? बस बेटा, सब्र करो। वो अपनी बेटी की तकलीफ पर रो दी। मम्मा, मुझसे सारिम चौधरी को क्यों छीन लिया उसने? वो दर्द से चिल्लाई। ईशानी जी ने उसे अपने सीने से लगा लिया। बस कर दे मेरी बच्ची, बस कर दे। आंसू मत बहा उसके लिए, ये इसके काबिल नहीं। तेरी माँ है ना मेरे बच्चे, मैं अपनी बच्ची को संभाल लूँगी। सिया। वो जो गले से लगाए बैठी थी अचानक उसे एक तरफ लुढ़कते महसूस करती ही घबराकर उसे पुकारने लगी, लेकिन उसका शरीर बेसुध होकर नीचे गिर गया। शालिनी जी के दिल में जैसे चोट सी लगी। सिया मेरी बच्ची, मेरी जान, आंखें खोलो। वो रोते हुए उसे उठाने की कोशिश कर रही थी। भाई जी, सारिम, कोई है? दरवाजे की तरफ देखकर वो चीखी और फिर वापस सिया की तरफ मुड़कर उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारने लगी, लेकिन वो होश में नहीं आई। भाभी, वो रोते हुए चिल्लाई। उनके रोने की आवाज़ ड्राइंग रूम से उठकर उधर आते हुए सारिम चौधरी ने साफ सुन ली। शालिनी जी भी उनके पीछे ही लपकी थीं। क्या हुआ आंटी? वो बेचैनी से अंदर आते हुए उनकी ओर आगे बढ़ा था। पता नहीं, अचानक बेहोश हो गई है। वो दुपट्टे से आंसू पोंछते हुए सिया को उठाने की कोशिश कर रही थी। सारिम ने उसका चेहरा थपथपाया, धड़कते दिल से उसकी नब्ज चेक की जो बहुत ही धीमी चल रही थी। सारिम ने बिना किसी देरी के उसे अपनी बाहों में उठाया और बाहर की ओर भागा। ईशानी जी भी पीछे दौड़ी थी, लेकिन किरण जी ने उन्हें रोक लिया।
बहुत ड्रामा करती है तुम्हारी बेटी। किस तरह सारिम चौधरी का ध्यान अपनी ओर खींच रही है, ये जानते हुए भी कि वो अब शादीशुदा है। जरा शर्म नहीं उसमें, और न तुम में। वो नफरत से फुनकार उठी। ईशानी जी ने एक नज़र शालिनी जी की ओर देखा, जो बिल्कुल चुप और खामोश खड़ी थी। फिर धीरे से उनके पास आई। मेरी बेटी बहुत बड़ा जुर्म कर बैठी है, जो आज उसे ये सज़ा मिल रही है। और जानती है उसका गुनाह क्या है? इस परिवार के साथ उसका रिश्ता उसकी माँ की वजह से जुड़ा है। यही उसका सबसे बड़ा गुनाह है। ईशानी जी की बात पर शालिनी जी के माथे पर बल पड़ गए। ईशानी तुम। किरण फिर से बोलने लगी कि ईशानी जी ने अपना हाथ उठाकर उन्हें बोलने से रोक दिया और शालिनी जी की तरफ मुड़ी। भाभी, आपने मेरी बेटी को सज़ा सुनाने में जरा भी देर नहीं की। जज भी मुजरिम को फांसी की सज़ा सुनाने से पहले उसकी आखिरी ख्वाहिश तो पूछ लेता है ना। लेकिन आपने बस सज़ा सुना दी। लेकिन एक बात याद रखिएगा भाभी, जो घर छोड़कर भागा होना वो वापस नहीं लौटता। ईशानी जी उंगली उठाकर वॉर्न करते हुए बाहर निकल गईं। मम्मा, सारिम चौधरी ने सिया को क्यों उठाया? मानवी ने बुरा सा मुंह बनाते हुए अपनी माँ से कहा। मानवी, वो बेहोश थी। सारिम उसे हॉस्पिटल लेकर गया है। शालिनी आंटी ने फिक्र भरे अंदाज में किरण की बजाय उससे जवाब दिया। सिया का अचानक यूं बेहोश होना उन्हें भी बहम में डाल गया था। हॉस्पिटल पहुंचते ही सिया को आईसीयू में ले जाया गया। ईशानी जी लगातार बेटी की रक्षा की प्रार्थनाएं कर रही थीं, जबकि सारिम एक तरफ खड़ा खुद को ही मुजरिम ठहरा रहा था। पता नहीं लेकिन क्यों उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो सिया का गुनहगार हो। इस एहसास को वो समझ नहीं पा रहा था। तभी सामने से जितेंद्र जी आते हुए दिखाई दिए। कैसी है वो? उनके लहजे में फिक्र थी। आईसीयू में है। ईशानी जी रोते हुए बोली। ये सब कैसे हुआ अचानक? उन्हें सिया के बेहोश होने की बात सुनकर शौक लगा था। उसी दौरान डॉक्टर बाहर आई। मरीज की हालत बहुत क्रिटिकल है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा। दुआ करें नर्वस ब्रेकडाउन ना हो, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, डॉक्टर ने परेशान करने वाले अंदाज में कहा। डॉक्टर, आखिर उसे अचानक हुआ क्या है? जितेंद्र जी ने माथा मसलते हुए पूछा। शायद उन्हें कोई सदमा पहुंचा है। दुआ करें भगवान अच्छा करेगा। वो उन्हें तसल्ली देते हुए वापस चली गई। शालिनी जी की हिचकी बन गई। जितेंद्र जी ने शालिनी जी को संभाला, जबकि सारिम तो जैसे एकदम खामोश बनकर खड़ा रह गया। क्या ये जिंदगी बिना सिया के जी सकता है? उसके बिना जो गुजरे वो जिंदगी क्या है? उसके दिल में जैसे जंग छिड़ गई। नहीं, कभी नहीं। तुरंत मन से जवाब आया। वो वापस मुड़कर शालिनी जी के पास आया। आंटी, मुझे सब कुछ जानना है कि सिया के साथ क्या हुआ था। बताइए मुझे प्लीज़। वो घुटनों के बल बैठकर उनसे पूछ रहा था। उसकी आवाज़ काफ़ी ऊंची और भावुक हो गई। शालिनी जी ने रोते हुए उसे सारी बात बता दी जो सिया ने उन्हें बताई थी। वो वहीं नीचे ज़मीन पर बैठता चला गया। मतलब सिया को किडनैप किया गया था? वो मैसेज भी सिया ने नहीं किया था, क्योंकि सिया के पास तो उसका मोबाइल था ही नहीं। सारी कड़ी से कड़ी आपस में जुड़ती जा रही थी। वो अपने चेहरे पर हाथ फेरता खुद को संभालते हुए आईसीयू की तरफ बढ़ा। बाहर से ही ऑक्सीजन मास्क में उसे देखकर उसकी आंखों में ढेरों आंसू बह निकले। वो तो उसी की थी, सिर से पांव तक उसी की थी। वो सच कह रही थी, वो बेवफा नहीं थी। उसने अगर जाना होता तो वो वापस लौट कर क्यों आती? उसकी मोहब्बत, उसकी आंखों की सच्चाई, उसके लबों का इकरार, वो सब झूठ तो नहीं था? फिर कैसे वो ये ना समझ पाया कि वो सिर्फ उसी की है? उसके साथ कुछ बुरा भी तो हो सकता था ना? फिर उसने उसके बारे में क्यों नहीं सोचा? उसका यकीन क्यों नहीं किया? दिलों की बात नहीं जानते ये सब जबान वाले। वफा को जुर्म समझते हैं ये सब जहां वाले। अगर ये जुर्म है तो ये जुर्म बार बार करूं। हे भगवान, एक बार मुझे मेरी सिया को सौंप दो। मैं कसम खाता हूँ कभी जिंदगी में उसे तकलीफ नहीं दूंगा। हमेशा उसकी हिफाजत करूंगा। वो दिल ही दिल में भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि तभी आईसीयू का दरवाज़ा खुला। डॉक्टर बाहर आई। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी पेशेंट अब खतरे से बाहर है, डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा। क्या हम मिल सकते हैं? ईशानी जी ने खड़े होते हुए पूछा। वेल, उन्हें थोड़ी देर में वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा, फिर आप उनसे मिल सकते हैं। और हाँ, प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि उन्हें किसी तरह का स्ट्रेस ना हो। डॉक्टर उन्हें हिदायत देती हुई जा चुकी थी। अपनी आंखें पोंछते हुए वो बाप की तरफ मुड़ गया। पापा, आपने हमेशा मेरी हर बात मानी है। आज एक आखिरी बात मान लें प्लीज़, फिर कभी कोई ख्वाहिश नहीं करूँगा। सारिम की बात पर जितेंद्र जी तड़प कर उसे सीने से लगा गए। आखिरी क्यों पागल? जब तक तुम्हारा बाप जिंदा है, अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करेगा। वो यकीन भरे अंदाज में बोले। पापा, मुझे सिया चाहिए, हर हाल में। वो अचानक बच्चों की तरह बोल पड़ा।
ईशानी जी भी उसकी बात पर हैरत से उसे देखती चली गईं। सारिम तुम? जितेंद्र जी को उसकी बात का मतलब बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोलें। प्लीज़ पापा, मुझे मेरी सिया वापस दिला दें। मैं अपनी सारी गलतियां सुधार लूँगा। प्लीज़ ईशानी आंटी प्लीज़। वो अब ईशानी जी के सामने आकर खड़ा हुआ। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। वो नहीं मानेगी अब, ईशानी जी ने आंसू पोंछते हुए कहा। मैं मना लूँगा, आप दोनों का साथ चाहिए बस। वो बाप और ईशानी जी को देखते हुए विनती भरे अंदाज में बोला। किस तरह का साथ? जितेंद्र जी को अपने बेटे के इरादे फिर से खतरनाक लगे। सारिम ने गहरा सांस छोड़ते हुए दोनों को देखा। मैं अभी इसी वक्त सिया से कोर्ट मैरिज करना चाहता हूँ। उसकी बात पर दोनों को जैसे सांप सूख गया था। हर तरफ खामोशी छा गई। प्लीज़ पापा, आपको मेरी कसम, मेरी ख्वाहिश पूरी कर दें। वो फिर से बाप के सामने आकर गिड़गिड़ाने लगा। मुझे सिया दे दें, वरना मैं मर जाऊंगा। वो बाप के सामने टूट रहा था। बेटे को सीने से लगाते हुए उन्होंने ईशानी जी की तरफ अनुमति भरी नज़रों से देखा तो उन्होंने सारिम और सिया की मोहब्बत में हाँ कर दी, ये जाने बिना कि इस सब के बाद सिया का क्या रिएक्शन होगा। जितेंद्र चौधरी वकील और गवाहों का इंतजाम करने लगे, जबकि सारिम चौधरी ईशानी जी की इजाज़त से पहले खुद सिया से मिलने अंदर की तरफ गया, जहां उसे अब ड्रिप लगी हुई थी। लेकिन अब वो होश में थी। आंखों की सूजन अभी भी वैसी ही थी। वो उसके करीब जाता बेख्तियार उसे देखे जा रहा था, जबकि सिया की नज़रों में हैरानी और माथे पर बल थे। ठीक हो? वो उसके पास खड़े होकर पूछ रहा था। अभी उस पर उसका कोई हक नहीं था, वरना इस वक्त जुनूनी अंदाज में उसे गले से लगा चुका होता। मेरा तमाशा देखने आए हो? वो सर्द लहजे में बोली, जबकि सारिम बेस्ट पर हाथ रखे उसके पस्त चेहरे को देखता होंठ भींच गया। नहीं, तुम्हें अपनाना चाहता हूँ, अपना बनाना चाहता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उसकी बातों पर सिया को लगा जैसे किसी ने उस पर तेजाब छिड़क दिया हो। एहसान करने आए हो? हमदर्दी हो रही है मुझसे कि एक लड़की जिसकी बारात लेकर गए उसे बिना शादी के, बिना विदाई के वही मंडप में छोड़ आए, लोगों के डर से कि ये लड़की मर न जाए। अब तरस आ रहा है ना मुझ पर। वो गिरी हुई तबीयत के बावजूद सारिम पर तंज के तीर बरसाने से बाज न आई। ऐसी बात नहीं है यार, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। इन कुछ सालों में जब तुम्हें खोने का एहसास जागा तो मेरे अंदर का सारिम तड़प गया। नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। उसकी आंखों की सच्चाई पर सिया का दिल चाहा कि ईमान ले आए, लेकिन वो पहले वाली सिया होती तो यकीन करती ना। प्लीज़ सारिम, चले जाओ यहाँ से। अब इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं। वो अपना रुख फेरते हुए खुद पर काबू रखते हुए बोली। फ़ायदा? वो उसके करीब हुआ। इधर देखो मेरी तरफ। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा सारिम किसी और का हो सकता है? हो चुका है। सिया ने उसकी तरफ से रुख फेरते हुए तड़प कर कहा। सारिम, वो मोहब्बत ही कैसी जिसमें यकीन ना हो। तुमने मुझ पर यकीन नहीं किया, मेरी मोहब्बत पर शक किया, मेरे इश्क को मेरा जुर्म बना दिया। मेरा इश्क मेरा जुर्म नहीं था सारिम, तुमने तो मुझे मुकम्मल तोड़ दिया है। अब नहीं जुड़ सकूंगी कभी। वो चेहरे पर हाथ रखकर फूट फूट कर रो दी। उसका यूँ बिलक बिलक कर रोना सारिम चौधरी बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसके दाएं हाथ के बैक साइड पर कैनुला लगा था। सारिम चौधरी ने फ़ौरन आगे होते हुए उसका हाथ थामा और उसे बिस्तर पर रखा। माफ़ कर दो प्लीज़, तुम्हारे वजूद से मुकम्मल होता है सारिम चौधरी। सारिम चौधरी बिना अपनी सिया के कुछ भी नहीं। नहीं मालूम ये सांसें तुम्हारे बिना चलेंगी भी या नहीं। शायद तुम्हारे माफ़ न करने पर थम ही जाएं। वो एक एक लफ्ज़ दर्द की कैफियत में बोल रहा था। मुझे नहीं माफ़ करना तुम्हें, वो अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली। अच्छा इधर देखो, माफ़ ना करो, लेकिन मुझसे शादी तो कर लो, वरना ये दीवाना मर जाएगा। सारिम ने मासूमियत भरे अंदाज में कहा। कोई नहीं मरता किसी के लिए, मुझे देखो, क्या मैं मरी हूँ? वो कड़वे अंदाज में बोली। और अगर सारिम चौधरी मर गया तो तब क्या माफ़ कर दोगी? वो उम्मीद से पूछ रहा था। सिया उसे बेयकीनी से देखती रही। बताओ सिया, मर जाऊं तो क्या माफ़ कर दोगी? वो उसके ऊपर झुककर बेहद मजबूत लहजे में बोला। सिया को लगा जैसे उसका दिल किसी ने मुट्ठी में लेकर मसल दिया हो। तुम्हारी खामोशी का मतलब आज भी मैं हाँ समझूंगा सिया। वो झुकते उसके माथे के करीब आया, लेकिन चाहकर भी उस पर अपने होंठ न रख सका। हक नहीं मेरा कि तुम्हें इस तरह छू सकूं। वो पीछे होने लगा कि सिया ने उसे कॉलर से थाम कर अपनी तरफ खींच लिया। नहीं जाना कहीं, वो गहरे सांस भरते हुए बोली। दोनों की गर्म सांसें एक दूसरे के चेहरे को झुलसा रही थीं। क्या हक दोगी खुद को छूने का? सारिम चौधरी ने बहुत मान से पूछा था। उसकी आंखों में अपने लिए मोहब्बत, इज्जत, चाहत
और जुनून देखती वो बेख्तियार रोते हुए हाँ में सिर हिला गई। सारिम चौधरी के दिल में एक सुकून सा उतर गया और फिर कुछ ही देर के बाद ईशानी जी, जितेंद्र जी, दो गवाहों की मौजूदगी में वकील साहब ने हॉस्पिटल में ही सिया और सारिम चौधरी का कोर्ट मैरिज कर दिया। बधाई हो बेटा, अपनी मोहब्बत को आखिरकार तुमने पा लिया। अब उम्मीद करता हूँ कि इसे इज्जत और मान बख्शोगे, जितेंद्र जी ने सारिम चौधरी को गले से लगाते हुए कहा तो वो धीमे से सुकून भरी मुस्कान के साथ बोला, अपने बेटे पर पूरा भरोसा रखें। मानवी का क्या करोगे जब उसे ये पता चलेगा कि तुमने सिया से कोर्ट मैरिज कर ली है? वो तो। उनकी बात पर सारिम चौधरी उनकी ओर मुड़ा। मैं उसके किसी भी सवाल का जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ पापा, बल्कि कुछ सवाल मैं उससे करूँगा। अगर वो न दे सकी तो अंजाम की जिम्मेदार वो खुद होगी। सारिम चौधरी के सख्त लहजे पर जितेंद्र साहब ने हाँ में सिर हिला दिया और सिया के पास बैठते हुए उसके सर पर प्यार भरा हाथ रख दिया। वो उसका हौसला बढ़ाते हुए ईशानी जी को भी तसल्ली दे रहे थे। थोड़ी ही देर में उसे डिस्चार्ज मिल जाना था। मानवी लगातार सारिम चौधरी के नंबर पर कॉल लगा रही थी, लेकिन वो उसकी कॉल नहीं उठा रहा था। अब गुस्से से वो पागल हुई जा रही थी। ठेका लिया हुआ है उस आदमी ने उस लड़की का। अभी सिर्फ बेहोश हुई है तो उसके पास डेरा जमा लिया है, मरी नहीं है अभी। वो कमरे में इधर से उधर चक्कर लगाते हुए गुस्से से बड़बड़ा रही थी। छोड़ती तो नहीं, न जाने क्या समझते हैं खुद को। वो फिर से कॉल लगा रही थी कि उसे पोर्च में गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। शायद आ गए हैं। वो भागते हुए बाहर निकली, लेकिन उसके कदम सीढ़ियों पर ही थम गए। सामने सारिम चौधरी पूरे हक से सिया की कमर में एक हाथ डाले हुए और दूसरे हाथ में उसका हाथ थामे पूरे अधिकार के साथ उसे देखते हुए अंदर आ रहा था, जबकि सिया उसके सहारे धीरे धीरे चल रही थी। ये क्या बेहूदगी है। किरण जी को ये मंजर एक आंख न भाया तो तिल मिलाकर बोली। शालिनी जी भी हैरान सी माथे पर बल डाले उन दोनों को देख रही थी। कौन सी बेहूदगी देख ली आपने? सारिम चौधरी ने माथे पर बल डालते हुए उन्हीं के अंदाज में उन्हें जवाब दिया। तुम इस लड़की को किस तरह थाम कर ला रहे हो, सब दिखाई दे रहा है। अंधे नहीं हैं हम, किरण जी ने मुंह टेढ़ा करते हुए कहा। ये तो कुछ भी नहीं, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। सारिम चौधरी सिया को मानी खेज अंदाज में देखते हुए पूरे हक से धीरे से मुस्कुराया। उसकी बात पर वो शर्मा गई। भाई साहब, ये क्या बोल रहा है? आप सुन रहे हैं ना? बीबी इसकी मानवी है, उसे बीबी का हक देने की बजाय सारी रात अपनी एक्स मंगेतर की तीमारदारी में लगा रहा और अब भी उसी से उसकी नज़दीकियां बढ़ रही हैं। क्या ये सब सही है? वो गुस्से से भड़क उठी। सारिम चौधरी सिया को सोफे पर आराम से बिठाकर किरण जी की ओर बढ़ा। आपको ऐतराज़ क्या है कि आपकी बेटी का हक नहीं दिया? शादी की पहली रात उसकी यूं ही सोनी सोनी निकल गई, या फिर सिया के करीब हो रहा हूँ? उसके इतने साफ अंदाज में पूछने पर किरण जी एकदम से सक पका गई और कानों से धुआं निकलने लगा। वो मुंह फट तो था ही, लेकिन बेशर्म भी निकल जाएगा, उन्हें ये नहीं पता था। तुम्हें सोच समझ कर बात करनी चाहिए सारिम, बड़ी हूँ मैं तुमसे, वो झुंझला कर बोली। बड़ी हैं तभी इस वक्त लिहाज कर रहा हूँ, वरना अपनी बीबी के बारे में कुछ भी गलत कहने वालों की मैं जबान काट देता हूँ। बीबी? किरण जी ने होठों में दोहराया, जबकि मानवी का हाल भी उनसे कुछ अलग न हो रहा था। तुम शायद भूल रहे हो, तुम्हारी बीबी मानवी है, सिया नहीं। उन्होंने हर लफ्ज पर जोर देते हुए दांत किटकिटाए। मुझे तो सिर्फ एक ही शादी याद है, जो अभी कुछ देर पहले हुई है मेरी, और वो भी सिया से। उसके अल्फाज पर सब पर जैसे एक आसमान टूट पड़ा था। उन्हें यकीन आया कि वो जो कुछ कह रहा है वो सच है। किरण जी ने शिकायती नज़रों से शालिनी जी की ओर देखा। ये सब क्या कह रहे हो सारिम? तुम और सिया? शालिनी जी भी हैरान हो रही थीं। जी मम्मा, मैंने और सिया ने कोर्ट मैरिज कर लिया है आज। वो मेरी थी, मेरी है और अपनी आखिरी सांस तक मेरी ही रहेगी, सारिम चौधरी ने कतई अंदाज में कहा। और मैं? मानवी की रुंधी आवाज़ सुनाई दी लड़खड़ाते और आंसुओं के साथ। वो नीचे आई। मेरा क्या सारिम, मैं कौन हूँ? वो अपनी तरफ उंगली करते हुए पूछ रही थी। तुम तलाक लेकर अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू कर लो, सारिम चौधरी ने सख्ती से कहते हुए जैसे नाक से मक्खी उड़ाई। क्या कहा? वो सीधे सारिम चौधरी के गिरेबान को थामते हुए चीख पड़ी। तुम मुझे तलाक दोगे? मुझे? भरी महफिल में ये तुमसे शादी करने से पहले किसी के साथ भाग गई और अब अपनी इज्जत गवाकर वापस आई तो तुमने बेहयाई करते हुए इसे अपना लिया। उससे अपना गिरेबान छुड़ाते हुए सारिम चौधरी को उसके ये लफ्ज जो उसने सिया के लिए बोले थे बेहद गुस्सा दिला गए और बेख्तियारी उसका हाथ ऊपर उठ गया और एक पल में ही मानवी के चेहरे पर अपने सख्त उंगलियों के निशान छोड़ गया। मेरी सिया के बारे में एक लफ्ज़ भी गलत कहा तो अभी इसी वक्त जिंदा ज़मीन में गाड़ दूंगा।
वो इतनी ऊंची आवाज़ में दहाड़ा कि चौधरी हाउस की दीवारें तक कांप उठीं, जबकि मानवी अपने गाल पर हाथ रखे हिचकियों से रो रही थी। सिया का मोबाइल कहाँ है? सारिम के अगले सवाल पर मानवी के चेहरे का रंग फक हो गया। कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, सिया का मोबाइल कहाँ है? अब की बार वो और भी ऊंची आवाज़ में ललकारा। मुझे नहीं पता, वो डरते हुए हकलाई। ओके, तुम्हें नहीं पता? सारिम चौधरी सीढ़ियाँ फांदते हुए ऊपर की तरफ बढ़ा और मानवी का बैग उठाकर बाहर लाया। यकीनन ये बैग तो तुम्हारा होगा, है ना? उसने जैसे उससे पूछना चाहा। मानवी ने आंखें फाड़कर उसे देखा। सारिम ने बैग खोला तो उसमें से सिया का मोबाइल निकला, जो स्विच ऑफ था। ये तुम्हारे बैग में कहाँ से आया? सारिम ने मोबाइल उसके सामने करते हुए पूछा। मुझे नहीं पता, यकीनन ये सिया की साजिश होगी, इसी ने रखा होगा ये मोबाइल मेरे बैग में, मानवी ने हकलाते हुए कहा। कल जब सिया वापस आई उसके हाथ में तो मोबाइल नहीं था और ना ही वो तुम्हारे कमरे में गई, फिर मोबाइल क्या चल कर गया? सारिम की बात पर मानवी ने होंठ भींच लिए। मुझे नहीं पता था मेरे साथ ये सब सलूक होगा। मैंने नहीं कहा था कि मुझसे शादी करो, तुमने तो खुद ही आगे बढ़कर अब तुम मुझे नहीं छोड़ सकते, मानवी तड़पते हुए बोली। तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। और रही बात शादी की, तो वो तुम्हारी सो कॉल्ड मम्मा है ना, मेरी मम्मा के दिमाग में डालने वाली, क्योंकि उन्हें तो बहुत अच्छे से आता है दूसरों के जज्बात से खेलना, सारिम चौधरी ने तंज भरी मुस्कान के साथ कहा। जो भी हुआ हो सारिम चौधरी, जैसे भी या जिन भी हालात में ये शादी हुई, अब मानवी तुम्हारी पहली बीवी है और तुम उसे तलाक नहीं दोगे। शालिनी जी ने माथे पर बल डालते हुए गुस्से से कहा। सही, आपकी दोस्त की बेटी है ना, इसीलिए, लेकिन मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। बेहतर होगा उसे कहें कि मेरा कमरा खाली कर दे, वरना मुझे सख्त कदम उठाना पड़ेगा। वो अपनी बात कहता हुआ मुड़ा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी सारिम चौधरी, ये मेरा कमरा है। अब इतना सब कुछ करने के बाद मैं तुम्हें छोड़ दूं? हरगिज नहीं। अगर तुमने मुझे मेरे कमरे से बेदखल किया तो मैं सिया की जान ले लूंगी, वो सख्त नफरत से बोली। उसके बाद के जवाब में सबने उसे हैरत से देखा। इतना आसान है ये? वो अपनी कमर पर हाथ बांधकर एक आईब्रो उठाते हुए पूछने लगा। आसान? सबसे ज़्यादा आसान था उससे तुम्हारी ज़िंदगी से निकालना और उसकी जगह लेना। ले ली ना, तो क्या जान लेना मुश्किल है? वो भी जवाब में तंज भरे अंदाज में मुस्कुराई। उसकी बात पर किरण जी ने अपना सर थाम लिया, क्योंकि गुस्से में वो अपने जुर्म का इकरार कर चुकी थी। मुझे अपनी बीबी की हिफाजत करना बहुत अच्छे से आता है, हाथ लगाकर दिखाओ, हाथ न तोड़ दिया तो कहना। सारिम चौधरी की सख्त गुस्से भरी आवाज़ पर सब दम साधे उसे देखने लगे, जबकि सिया तो आज इस सरफरे को हैरत से देख रही थी, जो आज बाकी उसे अपने होने का एहसास दिला रहा था। तो मुझे अभी जानते नहीं हो सारिम चौधरी कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ, मानवी ने दांत किटकिटाते हुए कहा। सारिम, अचानक सिया ने उसे पुकारा तो वो उसकी तरफ देखने लगा। मुझे चक्कर आ रहे हैं सारिम, प्लीज कमरे में ले चलें, वो उसे मोहब्बत और नाज से बोली। तो सारिम चौधरी के चेहरे के तनाव थोड़े से हट गए और वो आगे बढ़कर सिया को अपनी बाहों में भर गया। उसका ये अंदाज देखते हुए शालिनी जी ने कानों को हाथ लगाते राम राम कहा, जबकि जितेंद्र हल्की सी मुस्कान दे गए। तुम उसे मेरे कमरे में लेकर नहीं जा सकते, वरना कल तो सिर्फ किडनैप करवाया था, आज उसकी जान भी ले लूंगी मैं। मानवी गुस्से और हाथ से बुरी तरह झटपटा रही थी। बहुत सोचते हुए एक नज़र सारिम चौधरी ने अपने पिता की ओर देखा। वो उसके आंख के इशारे को समझते हुए सिर हाँ में हिला गए। मानवी, मैं सारिम चौधरी तुम्हें अपने पूरे होशो हवास में तलाक देने का फैसला कर चुका हूँ। वकील से पेपर बनवाने के लिए भी मैंने बोल दिया है, सुबह तक मिल जाएंगे। उसके शब्दों ने मानवी का सब कुछ खत्म कर दिया। चारों तरफ खामोशी छा गई। सिया ने उसके गले के इर्द गिर्द अपनी बाहों का मजबूत घेरा बनाते हुए उसे अपनी तरफ मुतवज्जो किया। वो बहुत गुस्से में था और उसका गुस्सा सिर्फ सिया ही शांत कर सकती थी। रूम में चले, मुझे नींद आ रही है, वो उसे शांत करना चाह रही थी, वरना जिस अंदाज में वो मानवी को देख रहा था, कुछ दूर नहीं था कि वो उसे जान से ही मार देता। लब भींचे वो फिर से एक नज़र मानवी को देखता हुआ सिया को गोद में उठाकर सीढ़ियाँ चढ़ गया। ये सब क्या हो गया शालिनी? तुम्हारे बेटे ने मेरी बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मेरे बेटे ने नहीं, तुम्हारी बेटी ने सबकी ज़िंदगी में जहर घोल दिया है। ले जाओ इसे यहाँ से। शालिनी जी ने खुद पर काबू रखते हुए अपनी दोस्त से कहा, तो वो चुप सी रह गई और मानवी को देखा जो उजड़ी हालत में वहाँ खड़ी अभी तक सन्न थी। इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। हम दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं और फिर अपनी नासमझी से खुद ही उसमें गिर जाते हैं। जितेंद्र साहब ने अफसोस से सिर नामे हिलाते हुए कहा। एक बात हमेशा याद रखना बेटा, कभी किसी की जगह लेने की कोशिश मत करना, बहुत बुरी तरह गिरोगी।
वो उसे नसीहत देते हुए वहाँ से वॉकआउट कर गए। राजू, राजू। जी बेगम साहिबा। जब ये दोनों माँ बेटी यहाँ से चली जाएं तो दरवाज़ा अच्छे से बंद कर लेना। शालिनी जी भी सख्त लहजा अपनाते हुए बोली और अपने कमरे की तरफ बढ़ गईं, जबकि किरण जी अपनी सन सी बैठी बेटी को वहाँ से लिए घर से बाहर निकलती चली गईं। बहुत गुस्सा करने लगे हो? वो बिस्तर पर लेटते हुए उसका सिर तकिए पर रख रहा था कि सिया ने मोहब्बत से कहा, तुम्हारे लिए मैं ऐसा ही जुनूनी हूँ। वो उसके माथे पर इस बार शिद्दत से होंठ रखते हुए बोला तो सिया का दिल धक से रह गया। हाथ माथे पर रखते हुए वो मुस्कुराई। तुमने मुझे छुआ सारिम चौधरी, वो ट्रांस जैसी कैफियत में बोली। छूने का पूरा हक रखता हूँ अब, सिर्फ माथे पर ही नहीं, अब जहाँ चाहूँ वहाँ छू सकता हूँ। वो उसकी खूबसूरत धड़कनों और फिर उसके पूरे वजूद को गहरी नज़रों से देखता हुआ बोला तो वो शर्म से लाल होती अपने चेहरे पर दोनों हाथ रख गई। वो मुस्कुराता हुआ उसके करीब आकर बिस्तर पर अपनी जगह बनाते हुए कोहनी के बल थोड़ा सा झुकते हुए उसके करीब आया था और फिर लेट गया। उसके चेहरे पर आए बालों को कान के पीछे करते हुए उसे गौर से देखने लगा। सिया ने मोहब्बत भरी नज़रों से उसे देखा। अब ऐसे देखोगी तो जान से जाऊंगा। अब ऐसे तो न कहो, वो उसके होठों पर हाथ रखते हुए धीरे से बोली, जबकि सारिम ने खींचते हुए उसे अपने करीब कर लिया और फिर वो उसके गालों पर अपने लबों का असर छोड़ते हुए उसकी आंखों में झांकते हुए इजाज़त मांग रहा था। सिया ने शर्माकर नजरें झुका ली, जिस पर सारिम चौधरी दिलो जान से फिदा हो गया और वो उसके होठों पर झुककर अपनी मोहब्बत की मोहर लगा गया। वक्त गुजरते उसकी शिद्दतों में इजाफा होता जा रहा था। सिया की सांसें उखड़ने लगीं तो सारिम अचानक से पीछे हुआ। सो जाओ जान, वरना मेरे जज्बात के आगे तुम्हारी नन्ही सी जान टिक नहीं पाएगी। वो अभी तुम्हारे अंदर इतनी जान नहीं कि मुझे सह सको। पहले अच्छे से ठीक हो जाओ, फिर मेरी जुनूनी मोहब्बत को सहने के काबिल हो जाओ, फिर तुम इनकार करोगी तब भी नहीं सुनूंगा। वो उसका सिर अपने सीने पर टिकाते हुए मुस्कुरा कर बोला। सिया ने सुकून से होते हुए अपनी आंखें मींच लीं। आज वाकई उसे सारिम ने अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाया था। उसकी तबीयत का ख्याल करते हुए वो पीछे हट गया था। सिया के लब मुस्कान में ढल गए और वो उसके सीने पर अपने लबों से चूमकर मुस्कुरा रही थी, जबकि सारिम उसके इस एहसास को अपनी रूह में उतरता हुआ बड़े ही सुकून से महसूस कर रहा था। वो उसकी थी, उसके पास थी, उसके लिए यही सबसे बड़ी बात थी। तुझे मैं प्यार करूं और इतना प्यार करूं कि जब तक मैं जीऊं सिर्फ तेरा इंतज़ार करूं। तुझे मैं प्यार करूं, तेरे बिना जो गुजरे वो ज़िंदगी क्या है। अगर ये जुर्म है तो ये जुर्म मैं बार बार करूं। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसे और रोमांटिक कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई और रोमांटिक सी कहानी के साथ।